हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई हमें अक्सर देखने को मिलती हैं और आज भी वह समय लगातार या हम कहें निरंतर उसी तरह बदलाव के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध रहा हो या फिर फिलिस्तीन और इजराइल या हमास के साथ इजराइल का युद्ध रहा हो, अब वो युद्ध के रूप में ही परिणत होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी हाल ही में एक और खबर ये आई थी कि रूस ने ये कहा है कि वह परमाणु अप्रसार संधि या हम कहें जो सीटीबीटी संधि है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, उससे बाहर हो जाएगा। और इस बाहर होने के पीछे उसने तर्क ये दिया है कि चूंकि अमेरिका ने भी अभी तक इस संधि को रेटिफाई नहीं किया है, अनुमोदन नहीं दिया है, तो हमारे द्वारा केवल इस संधि में बने रहने का क्या फायदा, हम भी इससे बाहर हो जाएंगे। अब ये जो घटनाक्रम है इस तरह से लगातार बदलते रहते हैं। इन घटनाओं के पीछे कुछ शब्द निकल करके आते हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हालांकि परमाणु अप्रसार या परमाणु हथियारों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वह पारंपरिक रूप से आपके सिलेबस में भी मेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में एक बड़ा महत्व रखता है। इसके अलावा देशों की सुरक्षा और वैश्विक शांति के मुद्दे में भी एक बड़ा रोल निभाता है। इस बीच में ऐसा कोई बयान आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ऐसा होने से क्या निहितार्थ हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखता है, या फिर अब तक जितने भी परमाणु प्रसार को रोकने के लिए संधियां की गई हैं वो संधियों की वर्तमान स्थिति क्या है, कौन कौन से देश ऐसे हैं जो उसमें शामिल हैं। अगर हम सीटीबीटी की बात करें तो इसका इतिहास क्या रहा है, इसके पहले कौन सी संधियां हुई हैं, या इस संधि में भारत की स्थिति क्या है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे और परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है यह विषय। और जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंडों में आपको यह विषय लिखा हुआ दिखाई देगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करें। रूस व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से हट सकता है तो आगे क्या होगा, ये एक सवाल है। अगर रूस ने ऐसा किया तो क्या स्थितियां बन सकती हैं। तो रूस ने हाल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीटीबीटी के नाम से भी जानते हैं, इसके अनुसमर्थन को वापस लेने की संभावना का एक संकेत दिया है। इन्होंने कहा कि हो सकता है हम इसको वापस ले लेंगे। उसका उद्देश्य उन्होंने ये कहा कि हमें नए परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना है, लेकिन जो हमारे समकक्ष हैं जैसे यूएसए ने इसको साइन किया है तो इसको अनुसमर्थित नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया है। ऐसे में उनकी स्थिति हमसे काफ़ी अलग दिखाई देती है, तो हम भी इस वजह से इससे वापस हटेंगे ताकि स्थितियां एक समान होती हुई दिखाई दें। तो सीटीबीटी क्या है, दरअसल यह एक वैश्विक संधि है, ठीक है। इसमें वैश्विक स्तर पर लगभग 184 देश हैं जो इसके हस्ताक्षर करता है, सामान्य देश, और 44 विशेष देश हैं जो परमाणु शक्ति से संपन्न बताए गए हैं या फिर उनके पास परमाणु तकनीक मौजूद है। तो ये कहा गया है कि इसमें से लगभग 170 के आसपास देशों ने ही इसको साइन किया है और 44 में से 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसको हस्ताक्षर अथवा अनुसमर्थित नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर आप इस संख्या को एक बार को भूल भी जाएं तो महत्वपूर्ण है इन 44 देशों की संख्या, जिसमें से 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने या तो इसको हस्ताक्षर ही नहीं किया या फिर अनुसमर्थन नहीं दिया। 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किया, वो है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है उत्तर कोरिया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, 3 देश ऐसे हैं जिसने इसको हस्ताक्षर भी नहीं किया है। और इन 3 के अलावा अगर आप कुछ नाम और देखें तो इसमें आपको चीन, मिस्र, इजराइल और यूएसए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक देश और है ईरान। इन देशों ने हस्ताक्षर किया है लेकिन इसको अनुसमर्थित नहीं किया, इस वजह से ये जो संधि है लागू नहीं हो पाई है। अभी हम इस संधि के इतिहास पर भी आएंगे। इसका मकसद क्या है, सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों को प्रतिबंधित करना, कि अब आप किसी भी तरह से परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते, आप विस्फोट नहीं कर सकते परमाणु हथियारों का, ठीक है। परमाणु हथियारों के विस्फोट की वजह से काफी ज्यादा पर्यावरणीय रेडियो एक्टिव जो प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरण में फैलता है। अभी इसके जब इतिहास पर आप चर्चा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं। कई देशों ने अपूर्ण अनुसमर्थन प्रक्रिया के कई देशों की अपूर्ण अनुसमर्थन प्रक्रिया की वजह से, यानी उन्होंने इसको समर्थन दिया ही नहीं या रेटिफाई नहीं किया है, ये अभी तक लागू नहीं हो पाई। याद रखिएगा, जब तक ये 44 देश
इसको रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये संधि लागू नहीं हो पाएगी। और संधि 1996 की संधि है और इसको 24 दिसंबर को हस्ताक्षर के लिए खोल दिया गया था। इतने लंबे समय के बाद भी अभी तक लागू नहीं हो पाई है। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड पर, क्या ये संधि पहले से ही लागू थी या कब से लागू हुई या इसके पहले क्या बातचीत हुई है। आपको पता है कि 1945 के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम फेंके। उसके पहले उन्होंने एक परीक्षण भी किया था जो शायद आपने ओपनहाइमर एक मूवी आई थी उसमें देखा होगा, नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। इसके बाद लगभग 1945 के 4 साल बाद यानी 1949 के आसपास सोवियत यूनियन भी इस दिशा में एक सफलता प्राप्त करता है। यानी कि अमेरिका ने तो यहाँ पर परीक्षण कर लिए, लेकिन सोवियत यूनियन ने भी 1949 में परीक्षण किया। उसके बाद लगातार देशों के बीच में एक होड़ सी मचनी शुरू हो गई कि सभी मिलकर के या सभी लोग अपने अपने स्तर पर जो परमाणु हथियार है उनको प्राप्त करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे। यूएन की एक रिपोर्ट बताती है कि 1945 से 1996 तक 2000 से ज्यादा जो परमाणु परीक्षण है वो किए गए हैं, जिससे हमारे पर्यावरण में रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ सभी तरह की जीव जंतुओं पर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मनुष्यों को मिला करके पड़ना शुरू हुआ है। और रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज कई वर्षों तक नहीं हो सकता। मतलब जो अगर वातावरण में फैल गया तो उसका साफ होना बहुत लंबे समय की प्रक्रिया का परिणाम है। वो 1000, 2000, 5000 साल तक भी बना रह सकता है। ऐसे में रेडिएशन इतना महीन होगा कि वो मनुष्य के अंग उसके संपर्क में आने से कोशिकाएं तक प्रभावित हो जाएंगी, उसका डीएनए चेंज हो जाएगा, उससे आपको पता है कैंसर जैसी तमाम बीमारियां हो सकती हैं और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे खतरों को ध्यान में रखते हुए फिर इनको चिंता शुरू हुई 1950 और 1960 के दशक में। 1950 के दशक तक तो इन्होंने खूब जो है हथियारों का निर्माण किया, तकनीक बनाई, नए तरीके के और इम्प्रूवमेंट्स किए। फिर 1960 के दशक में इनको थोड़ा रियलाइज होना शुरू होता है कि भाई ऐसा करते हैं कि इस पर थोड़ा सा रोक लगाते हैं, क्योंकि तकनीक बहुत महंगी है, उस पर खर्च बहुत ज़्यादा आता है और देश एक दूसरे के साथ होड़ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने संसाधनों को खर्च करते जा रहे हैं। कुछ समय बाद तो ऐसा भी देखने को मिला कि तकनीक इतनी आम होने लग गई कि उस पर एकेडमिक्स के रिसर्च पेपर और बाकी चीज़ों में भी जो आम व्यक्ति था वो भी उस तकनीक को पढ़ने और जानने लग रहा था। इससे क्या हुआ कि विश्व में इस तकनीक का जो प्रसार है वो तेजी से फैलने लगा। इसके खतरों को भांपते हुए कि अभी तो चलिए राज्य के आधार पर चीज़ों को निर्धारित किया जा रहा है, राज्य अपनी देखरेख में परीक्षण करा रहा है, कल को अगर निजी संस्थाओं के हाथों में ये व्यवस्था पहुंच गई और निजी संस्थाओं के बाद कुछ गैर जिम्मेदार लोगों तक अगर ये हथियार पहुंचता है, जैसे आतंकवादी या उग्रवादी संगठन, और वे इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तब क्या होगा। ऐसी सामग्री जो इन हथियारों के निर्माण में आवश्यक है, प्लूटोनियम हो या फिर यूरेनियम हो, उनकी रीच यानी उनकी पहुंच भी देशों तक आसान होने लगी। तब इनकी चिंता शुरू हुई और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी संधि की जाए जिस पर हम इस तकनीक को किसी और के साथ साझा ना करें। इसके अलावा जो देश बाकी के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं उनको भी रोके कि अब वो इस दिशा में परीक्षण ना करें और हम भी अब इस तकनीक को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 1960 तक ऐसे प्रयास चलते रहे। उसके बाद एक प्रयास यहाँ पर एक समझौते के रूप में निकल कर आया, क्योंकि देखिए शीत युद्ध का दौर था। अगर यूएसएसआर, जो समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बीच में जब भी वार्ता होती थी तो फिर एक बात फंसती थी कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि किस व्यक्ति ने या किस देश ने अपने क्षेत्र में परीक्षण बंद कर दिए हैं या वो ऐसे कार्य नहीं कर रहा। तो एक बात आई कि भाई निगरानी रखी जाएगी, अमेरिका के लोग यूएसएसआर में जाएंगे और वहाँ पर मौजूद जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, उसकी निगरानी करेंगे। लेकिन अविश्वास इतना कि कोई भी देश को ये शक है कि अमेरिका आकर के हमारे देश में हमारे संसाधनों की, हमारी तकनीक को जानना चाहता है। 1960 के आसपास ऐसे एक आध विमान भी पकड़े गए, सोवियत यूनियन ने मार गिराए, जो उनके स्पेस में घूम रहे थे। उसके बाद ये और कड़ा हो गया। लेकिन 1960 में जब फ्रांस ने अपना परमाणु परीक्षण किया तो इन लोगों को थोड़ा सा लगा कि अब इस दिशा में बात करनी चाहिए। तो 1963 के आसपास ये एक सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर बात करते हैं, जिसको LTBT कहा गया है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। हालांकि ये उतने व्यापक स्तर पर लागू नहीं थी, क्योंकि इसमें भू क्षेत्र में यानी जमीन पर परीक्षणों को प्रतिबंधित नहीं किया था। उसके बावजूद इसको एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इस संधि के माध्यम से शीत युद्ध के दौर में कम से कम एक उम्मीद जागी थी कि हाँ,
देशों के बीच में इस दिशा में भी प्रयास किया जा सकता है। तो इसने वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष में एवं जल के भीतर परमाणु के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप हवा में नहीं करेंगे परीक्षण, जल के भीतर नहीं करेंगे और अंतरिक्ष में नहीं करेंगे, अन्यथा जो हथियारों की दौड़ थी वो और ज्यादा बढ़ जाती और फिर अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के माध्यम से भी ऐसी मिसाइल्स या रॉकेट्स लॉन्च किए जा सकते थे जो परमाणु हथियारों को ले जाएं। इस हिसाब से अगर आप समझें तो ये बहुत महत्वपूर्ण संधि थी, लेकिन फिर भी इसने भूमिगत परीक्षणों की अनुमति दी रखी थी, यानी कि भूमिगत परीक्षण ये लोग कर सकते थे। उसके बाद 1968 में एनपीटी साइन होती है। एनपीटी को लाया जाता है परमाणु अप्रसार संधि। हालांकि इस संधि का इतना ज्यादा कोई महत्व नहीं होता क्योंकि इस पर देशों के बीच में व्यापक सहमति नहीं बन पाती। इसके 6 साल बाद अगर आप देखें तो इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं। अब आता है 1974 का दौर, जब एक और संधि यहां पर अपनाई जाती है, थ्रेशहोल्ड टेस्ट बैंड ट्रीटी। यानी कि ये कहा गया कि अगर हम परीक्षणों को अपने बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस पर एक लिमिट लगा दें, ताकि नए तरह के जो परीक्षण है या नए बमों की संभावना है नई तकनीक को अपनाए जाने की या ज़्यादा बड़े विस्फोटों की, वो कुछ कम हो जाए। तो एक थ्रेशहोल्ड लगाया गया, यानी कि एक लिमिट लगाई गई टेस्ट बैन पर, यानी टेस्ट पर बैन लगाया गया थ्रेशहोल्ड यानी एक लिमिट के साथ। ये कितना था? 150 किलोटन। यानी आप इससे ज़्यादा 150 किलोटन से ज़्यादा का बड़ा धमाका नहीं कर सकते। ये लगभग 1.5 लाख TNT के बराबर होता है एक धमाका। ठीक है, तो याद रखिएगा कि TTBT ने भी एक उम्मीद जगाई थी कि हम कम से कम उन नए तरह के बमों के परीक्षण को नहीं करेंगे, जितने बन गए हैं वो रखे रहिए, नए परीक्षण मत कीजिए। कुछ यहाँ तक कहानी पहुँचती है 1974 तक। उसके बाद 1990 में अगर आप देखेंगे, 1990 तक आते आते जो सोवियत संघ था उसका विघटन होना शुरू हो जाता है और इसके बाद इस मौके का फायदा उठाते हुए 1992 के बाद से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अपना प्रयास शुरू कर देता है कि अब हम व्यापक रूप से जो परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध से जुड़ी हुई कोई संधि को लेकर के आए। तो 1996 में फिर CTBT को लेकर के आते हैं, जिसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति तो हो ही चुकी थी। भू राजनीतिक तनावों को कम होती हुई स्थिति का इन्होंने लाभ उठाया और विस्फोटक परमाणु परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि इसको अपना लिया गया विश्व के कई देशों के द्वारा, लेकिन कई सारे देश ऐसे थे जिन्होंने इसको साइन भी नहीं किए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। और 8 देश जिसमें ये शामिल हैं, जिनका नाम मैंने आपको उस वक्त भी बताया और यहाँ लिखा हुआ है: चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और USA। इन्होंने अभी तक इसको अनुसमर्थित नहीं किया है। ठीक है, तो 44 विशिष्ट देश हैं जिनके अनुसमर्थन की आवश्यकता है, जिसमें से 8 ये हैं जिन्होंने अभी तक इसको रेटिफाई या हस्ताक्षरित भी नहीं किया है। अब एक सवाल आपके सामने ये आएगा कि ठीक है, चलिए इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है, वर्तमान स्थिति ये है संधि की कि लागू नहीं हो पाई है क्योंकि इनके हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। इस बीच में आवश्यकता तो ये थी कि ये भी आगे बढ़ करके कोई रास्ता निकाले या भारत की जो बातें हैं उन पर बात की जाए। अभी आगे उस पर भी बात कर लेंगे। रूस ने उल्टा ये कह दिया कि हम भाई इससे बाहर हो जाएंगे। तो रूस अगर बाहर होता है तो इसके क्या परिणाम होंगे रूस के निकल जाने के? पहला तो ये वैश्विक निशस्त्रीकरण का जो प्रयास है ये काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अब तो उल्टा होता हुआ दिख रहा है। बड़ी मुश्किल से देश इस संधि पर आए थे, बहुत लंबी बातचीत के बाद इस पर बैठ पाए थे और कुछ संधियां हुई थी। रूस उल्टा कर रहा है, रूस बाहर जा रहा है। हालांकि रूस के अपने तर्क हैं, ठीक है, लेकिन हम ओवरऑल एक निष्कर्ष अगर देखें तो पहली बात, वैश्विक निशस्त्रीकरण के जो प्रयास हैं खासतौर से परमाणु परीक्षणों को लेकर के या परमाणु हथियारों को लेकर के, उस पर एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, परमाणु हथियारों की जो होड़ है, ठीक है, इससे हो सकता है कल को रूस इस संधि से बाहर जाने के बाद कुछ नए तरह के परीक्षण कर ले या किसी अन्य देशों के साथ जुड़ जाए, तकनीक साझाकरण होने लगे। ठीक है, तो ये एक बात हो सकती है। तीसरा, रूस यूक्रेन संकट की स्थितियां हैं, तो इस फैसले से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संकट में मिसाइल हमले बढ़ सकते हैं, जिससे तनाव और बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बढ़ सकते हैं, ये बढ़े भी हैं, मिसाइल्स के हमले काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, एक स्थिति ये हो सकती है। उसके अलावा रूस और पश्चिम के संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि रूस और पश्चिम के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं हैं,
दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। रूस, उत्तर कोरिया, चीन एक तरफ, उसमें कुछ ईरान का भी सपोर्ट है क्योंकि यूएसए की ईरान से नहीं बनती। तो रूस का यह कदम रणनीतिक रूप से अमेरिका पर दोषारोपण करता हुआ प्रतीत होता है, जिससे रूस और पश्चिम के बीच के संबंधों में तनाव और आ गया। देखिए रूस की बात भी यहाँ पर एक पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आपको सही लगेगी, हालांकि उसका कदम सही है या नहीं सही है ये बात की बात है। रूस ने कहा कि इतना समय हो गया अमेरिका से, आपने अभी तक इसको रेटिफाई क्यों नहीं किया, और अगर आपने रेटिफाई नहीं किया है तो हम इसको जो रेटिफाई करके बैठे हैं इसका मतलब हम सही कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारा सही कदम नहीं है। तो एक तर्क अपने आप में वाजिब है। इससे उल्टा भी होना चाहिए कि अगर रूस ने साइन किया है तो अमेरिका को भी साइन करने के लिए आगे आना चाहिए, या भारत का इस पर कुछ और भी पक्ष है, उस पर अभी आते हैं। तो वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर भी इस स्थिति का गंभीर प्रभाव पड़ेगा। खासतौर से उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और चीन जैसे जो अन्य देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जांच के बिना परमाणु प्रसार को आगे बढ़ाने की हिम्मत कर सकते हैं कि भाई अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की बात थी उन देशों के ऊपर जिन्होंने इसको हस्ताक्षर या अनुसमर्थित किया था, लेकिन अब जब रूस जैसे देश इससे बाहर हो जाएंगे तो जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया वो तो बहुत आराम से अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, अनुसमर्थन नहीं दिया है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जो और टेस्ट हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, भविष्य के समझौतों को कमजोर करना। इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा क्योंकि उत्तर लिखने के लिए आपको बुलेट्स में ही चीज़ों को लिखना है। मैं आपको एक ओवरऑल सारी समरी की जानकारी दे रहा हूँ, इससे आपको घटना पता चल रही है, स्थितियाँ पता चल रही है, लेकिन जब आप इसे उत्तर में लिखेंगे तो आपको इस तरह के पॉइंट्स में ही लिखना होगा। तो भविष्य के समझौतों को कमजोर करना, रूस की वापसी विश्व को भविष्य के परमाणु अप्रसार प्रयासों के लिए एक आम आधार के बिना छोड़ देगी। बेसिकली आने वाले समय में जो अच्छे समझौते हो सकते थे, रूस की स्थिति से चीज़ें पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। अब इस निशस्त्रीकरण के मामले में भारत का क्या रुख है, भारत कहाँ ठहरता है। देखिए भारत की कुछ मांगे थी, शुरू से रही हैं, जब से एनपीटी आई थी या फिर सीटीबीटी आई है, तो भारत ने इसको हस्ताक्षर नहीं किया, ना ही इसको रेटिफाई किया। इसकी वजह भारत ने कहा है कि भाई विश्व के जब कई सारे देश जो परमाणु शक्ति संपन्न हैं वो आकर के ये कहते हैं कि वो देश जिनके पास परमाणु क्षमता नहीं है वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल या इसको बनाने का जो विचार है उसको त्याग दें। ऐसे में दुनिया दो हिस्सों में क्या बंटती हुई नहीं दिखाई देगी, उसके पास जिसके पास शक्ति है और दूसरा वो जिसके पास शक्ति नहीं है, यानी कि वो शक्तिहीन है। वो हमेशा इस खतरे में और इस भय में रहेगा कि अगला पता नहीं कब इन संधियों को तोड़ करके उस पर परमाणु हथियार से आक्रमण ना कर दे। ऐसे में अगर हमारे पास भी परमाणु हथियार होगा तो हम डेटरेंट की स्थिति में होंगे। डेटरेंट का मतलब है कि अगर सामने वाला आपको एक थप्पड़ मारेगा तो आपके पास भी उतनी शक्ति है कि आप भी उसको पलट करके मार सकें। इसका अर्थ हुआ कि अगर आप भी बलशाली हैं, वो भी बलशाली है, तो ना वो आप पर पहला हमला करेगा ना आप दूसरा हमला करेंगे। तो एक संतुलन की स्थिति बनी रहेगी, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, है ना। हालांकि कुछ समय के बाद जब 1998 में भारत ने अपने परमाणु हथियार का परीक्षण किया, 2 परमाणु विस्फोट किए, उसके बाद भारत ने अपनी एक प्रतिज्ञा या प्रतिबद्धता भी जाहिर की। भारत ने कहा कि हम इसका शांतिपूर्ण उपयोग करना चाहते हैं, हम किसी भी देश पर पहले से हमला नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, पूर्ण निशस्त्रीकरण, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में अवधारणा की शुरुआत के बाद से भारत ने पूर्ण निशस्त्रीकरण की हिमायत की। भारत ने कहा कि हम इस संधि पर हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन तब करेंगे जब सभी देश अपने परमाणु हथियारों को खत्म करें। ऐसा ना हो कि आप रखे रहें, हम बना भी ना पाएं, कल को कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है तो हमारे जो लोग हैं वो अनजाने में ही मौत के शिकार होंगे आपकी शक्ति के सामने। अगला क्या है, सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापनीय संधि। भारत ने वही कहा कि परमाणु हथियारों और अन्य परमाणु विस्फोटक जो उपकरण है उसके लिए जो तकनीक है उसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी हुई एक संधि लेकर के आइए जो भेदभावपूर्ण ना हो, सब पर बराबरी से प्रतिबंध लगाती हो। आपका ये कहना कि जिन देशों ने अब तक परीक्षण कर लिए हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की कैटेगरी में आए हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं आप उनका बाइकआउट करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, ये सही तरीका नहीं है। और मेरे ख्याल से भारत ने इसका एक लंबा जो है प्रतिरोध झेला था वैश्विक समुदाय का। जब भारत ने परीक्षण किया था, विश्व ने भारत पर एक से बढ़कर एक प्रतिबंध लगाए थे, खासतौर से अमेरिकी पक्ष ने। आज के समय अगर आप इन स्थितियों को देखें तो उत्तर कोरिया ऐसा करता हुआ दिखता है। हालांकि उत्तर कोरिया और भारत में बहुत अंतर है, हमारी नीतियां स्पष्ट थी, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से थी, लेकिन उत्तर कोरिया के तरीके अलग हैं। लेकिन उनका भी कहना या उनका मकसद भी यही है कि भाई हम भी इस वजह से इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
दूसरा, ईरान जैसे देश भी इस तकनीक को जो पाने में आगे बढ़ रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, उनका भी मकसद कुछ यही दिखाई देता है कि ताकि वो भी एक डेटरेंस की स्थिति में आ सके। ठीक है, तो भारत ने इस वजह से भी इसको साइन नहीं किया या कहा है कि आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि ये सत्यापित रूप से स्पष्ट हो कि हाँ, सभी देशों ने ऐसे प्रयास किए हैं और हथियारों को समाप्त किया है। इसके अलावा भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर का विरोध भी इस वजह से किया क्योंकि वह भेदभावपूर्ण थी, विश्व को हथियार संपन्न और गैर हथियार प्राप्त देशों के बीच में डिवाइड कर रही थी। इसके अलावा 1988 में भारत ने निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सत्र में सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण का एक प्रस्ताव भी रखा था, जो भारत की रणनीतियों को दिखाता है। इसके अलावा भारत ने यह घोषणा भी की है कि वो अपने भेदभावपूर्ण रूप में एनपीटी पर या सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। और 1998 के पोखरण परीक्षण के बाद भारत ने 2003 में अपने परमाणु सिद्धांतों को भी निर्धारित किया था और पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया था कि 2003 के बाद ये कहा था कि हम भी परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होना चाहते, आप सभी लोग समाप्त कर दीजिए, हम भी समाप्त कर देंगे। तो ये भारत का पक्ष है जो आपको बहुत स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। प्रश्न इस पर भी बनते हैं कि आखिरकार क्या कारण है भारत ने इन संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, भारत ने यह भी कहा है कि वह अपने परमाणु परीक्षण पर आने वाले समय में रोक रखेगा, स्वेच्छा से, किसी के कहने के आधार पर नहीं। इसके अलावा भारत का ये मानना है कि जो संधि है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गठन या विकास में योगदान नहीं करती, ना ही कोई मानक या मानदंडों का स्थापित करती है। यानी कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून ऐसा विकसित किया जाए जिसमें इन सभी मांगों को समानता के हिसाब से अपनाया जाए, तब फिर हम ऐसी किसी संधि पर हस्ताक्षर कर देंगे। और ये जो संधि है ये किसी तरह के कानून के गठन की भी बात नहीं करती है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है? पहला ये कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रूस से सीटीबीटी से हटने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करना चाहिए। हालांकि ये आग्रह एक तरफा नहीं हो सकता, इसमें यह आग्रह भी शामिल होगा कि यूएसए भी इस संधि पर आगे बढ़े और ऐसा ना हो कि इन कदमों से जो रूस उठा रहा है या यूएसए उठा रहा है, एक जो संधि पहले की गई थी वो भी आगे ठीक तरह से कार्य ना कर पाए। इसके अलावा रूस का इससे हटना परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए एक बड़ा कदम है और जो दुनिया को और अधिक असुरक्षा की ओर लेकर के जाएगा। हालांकि दुनिया अभी ही थोड़ी सी असुरक्षित और अस्थिर सी लग रही है। ऐसे में सभी लोगों को मिलकर के कुछ प्रयास करने चाहिए, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत हो या वैश्विक शांति के लिए देशों के द्वारा निजी रूप से की जाने वाली अपील हो। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न होगा जिसका भी आपको उत्तर देना है। तो किसी देश के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने के परिणाम क्या है? पहला, इसकी नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक पहुंच हो जाएगी। और दूसरा, यह स्वचालित रूप से परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि यानी एनपीटी का सदस्य बन जाता है। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही होगा। हालांकि ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा मुद्दा है जिससे थोड़ा सा अलग है, आप इसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको ना आ रहा हो। यकीन मानिए, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको विश्व इतिहास की समझ होना बहुत आवश्यक है और इन चीज़ों को बार बार पढ़ करके, उन स्थितियों को समझ करके आप इन संधियों को समझ पाएंगे कि आखिरकार ये संधियां क्यों लाई गई हैं। क्योंकि ये संधि केवल एक परिणाम है उन कारणों का जो उसके पहले वैश्विक परिस्थितियों में घट रहे थे। तो अगर आपको कारण पता होंगे तो आप परिणामों की व्याख्या बहुत आसानी से कर पाएंगे, उनकी एक टाइमलाइन समझ पाएंगे। अन्यथा ये चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी और आप बार बार इनको भूलेंगे। इसलिए विश्व इतिहास को ठीक से पढ़िए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्तमान समय में अगर आप रूस यूक्रेन का संकट जानना चाहें या इजराइल फिलिस्तीन वाला विवाद समझना चाहें तो वो भी विश्व युद्ध या वैश्विक स्थितियों के प्रभाव के हिसाब से ही निर्धारित होता है और आने वाले समय में भी ये स्थितियां आपको ऐसी ही दिखाई देंगी। तो विश्व इतिहास को ठीक से पढ़िए और समझिए। और अगर आप मुझसे और कोई जानकारी स्पष्ट रूप से आपको ना समझ आई हो या कोई अन्य प्रश्न हो या किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद हम कुछ स्पेशल क्लासेस लेंगे वीकेंड्स में, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।